नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर के मिडीवल हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज 1 जनवरी 2022 को हम शुरू कर रहे हैं मिडीवल हिस्ट्री की इस नई सीरीज को पाथफाइंडर चैनल पर। अभी तक आप लोगों ने हमें जो सपोर्ट और प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2021 में हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता रहा। ऑलमोस्ट 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक हम पहुंच चुके हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करके 5 लाख का आंकड़ा हमें पार करवा दीजिए और 2022 में भी आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह से हमें मिलता रहेगा, इसकी पूरी उम्मीद करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू वन एंड ऑल। आप सभी को मेरी तरफ से और पूरी टीम पाथफाइंडर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हिस्ट्री के सिलेबस की अगर हम बात करें तो 3 मेजर इसके पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पाथफाइंडर पर पूरे लेक्चर्स हो चुके हैं। 57 लेक्चर की प्लेलिस्ट है, इसका लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। मिडीवल हिस्ट्री को आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके हफ्ते में 3 लेक्चर आया करेंगे, एक हफ्ते में 3 लेक्चर आएंगे एंड देयर विल बी 25 to 26 लेक्चर्स, 25 या 26 लेक्चर्स होंगे। सो दिस सीरीज विल बी ओवर बाय मार्च फर्स्ट वीक। तो अभी से मैं आपको ये ब्रेकडाउन बता रहा हूं। मॉडर्न में जो इश्यूज हुए थे इसमें नहीं होने वाले हैं। थोड़ा सा मॉडर्न के अंदर मैंने आप लोगों को प्रॉमिस ये कर दिया था कि डेली वीडियोस आएंगे, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को डेली कराना बहुत मुश्किल होता है। यहां पर मैं अभी से आपको बता रहा हूं कि 3 लेक्चर हफ्ते में आया करेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट मेंटली, अपने एग्जाम के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लीजिए शेड्यूल को। सो मार्च के पहले हफ्ते में हम इस सीरीज को खत्म करके आगे दूसरी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मिडीवल हिस्ट्री एक बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। पढ़ाने के लिए तो बहुत शानदार है, लेकिन जो पढ़ना होता है जिसे और जिसे याद करना होता है उसकी हालत इसमें थोड़ी सी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे राजा हैं, कई सारी उनकी किताबें हैं, कई सारे मंदिर हैं जो उन्होंने बनवाए हैं, सबके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कई सारी लड़ाइयाँ भी हैं, तो इंटरेस्टिंग बहुत है। इट्स जस्ट लाइक अ फिल्म स्टोरी, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। अब जहां तक बात है स्टैटिक पोर्शंस की, तो हमेशा याद रखना स्टैटिक पोर्शन ही आपके सिलेक्शन को गारंटी करते हैं। मैं मानता हूं कि करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है अब सिलेबस का, लेकिन करंट अफेयर्स में इशू यह है कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा हो गया है। ऑल्दो हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर तरह के टॉपिक कवर करके पाथफाइंडर पे बताएं। वी कवर एवरीथिंग, राइट फ्रॉम डिफेंस टू आईआर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पाथफाइंडर पर नहीं रह जाता है। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्टैटिक पोर्शंस को जरूर देखिए। तो स्टैटिक में पाथफाइंडर पर एनवायरमेंट, इकोलॉजी पूरा हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है और अभी इकोनॉमी की सीरीज चल रही है राहुल सर के द्वारा, ज्योग्राफी अनिरुद्ध सर की सीरीज चल रही है। आप इन लेक्चर्स को देखिए और आपको ये स्टैटिक पोर्शंस हम धीरे धीरे सभी यहां करवाने वाले हैं। तो आप स्टैटिक प्रिपरेशन पे भी ध्यान दीजिए, कई स्टूडेंट्स नहीं देते हैं। ये आपको कट ऑफ मार्क्स के पार लेकर जाएंगे, इंश्योर करेंगे कि आप कट ऑफ को पार कर जाएं। और अगेन मेंस में तो इंपॉर्टेंट है ही, तो मेंस के लिए तो स्टैटिक वैसे भी पढ़ना ही है। तो मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है प्रीलिम्स के सिलेबस का, लेकिन मिडीवल और एंशिएंट ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहले एक समय आया था बीच में यूपीएससी में जब प्रीलिम्स में मिडीवल और एंशिएंट से सवाल नहीं आ रहे थे या बहुत ही कम हो गए थे, लेकिन पिछले 4 साल का जो ट्रेंड है हिस्ट्री क्वेश्चंस का, उसमें मैं ये देख रहा हूं कि एंशिएंट के सवाल फिर से पूछे जाने लगे हैं और काफी टफ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मिडीवल से भी टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन्हीं टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मिडीवल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और जिनको मेरे बारे में जानकारी चाहिए तो पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जितने भी पीडीएफ्स हैं मैंने सभी अपलोड कर दिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के भी आपको सारे पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर महिपाल राठौड़ सर पर मिल जाएंगे। इस नाम से सर्च कर लो, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। पाथफाइंडर के जितने भी वीडियोज हैं उनके अपडेट्स आपको पाथफाइंडर चैनल पर मिल जाएंगे। सो डू सब्सक्राइब टू दीज चैनल्स। अनअकैडमी कॉम्बैट जो कल यानी कि 2 जनवरी को आने वाला है, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं, तो इन्हें अटेम्प्ट कीजिए और बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, टफ, इजी। डू टेल मी ऑन सोशल मीडिया चैनल्स और इवन यहाँ कमेंट्स में बताइए जहां पर भी आप बताना चाहते हैं। और याद रखिए, कॉम्बैट में अच्छा स्कोर लाकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अनअकैडमी की तरफ से। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगले 2 दिन के लिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर आपको 22% डिस्काउंट मिलेगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर, अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो यूजुअली 10% डिस्काउंट होता है, लेकिन अभी केवल 2 दिन के लिए 2022 की शुरुआत में हमने 22% डिस्काउंट रखा है। तो अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेल करते हैं जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी हो जाती है और आप वहां पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ सकते हैं, उस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 48,000 रुपीज स्पेंड करना है। और याद रखिए, इसमें आपको टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस की नोट्स सब कुछ एक साथ अवेलेबल हो जाता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टू अवेल दिस सब्सक्रिप्शन। अब आते हैं हम भारत के मध्यकालीन इतिहास पर। देखिए, भारत में एंशिएंट इंडिया का समापन हम मानते हैं हर्षवर्धन के बाद। तो राजा हर्षवर्धन हु बिलोंग टू द पुष्यभूति डायनेस्टी, उनकी डेथ होती है 647 में। तो सन 647 ईस्वी में, तो इसको एडी भी लिख सकते हैं, सीई भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। 647 में हर्षवर्धन की डेथ होती है, 7th सेंचुरी का टाइम है। और इसके बाद उत्तर भारत के अंदर एक बिखराव सा आ जाता है।
बिखराव क्यों आ जाता है? देखिए, हर्षवर्धन एक बहुत ही मजबूत रूलर थे, ही वॉज अ वेरी स्ट्रांग लीडर, कई सारी लड़ाइयां उन्होंने जीती और उत्तर भारत को यूनिफाई किया था। लेकिन उनके जाने के बाद उन्हीं के जो फ्यूडेटरीज हैं या फिर उनके पड़ोसी राज्य हैं वो धीरे धीरे हावी होना शुरू हो जाते हैं। तो वर्धन डायनेस्टी लगभग खत्म सी हो जाती है और उत्तर भारत में अगले 150-200 साल एक बिखराव का टाइम पीरियड चलता है, जिसमें कभी कश्मीर की डायनेस्टी पावरफुल है तो वो उत्तर भारत को कंट्रोल में ले रही है, कभी सेंट्रल इंडिया या वेस्टर्न इंडिया की डायनेस्टी पावरफुल है तो वो उत्तर भारत को कंट्रोल में ले रही है। और उत्तर भारत में मेरा मेनली जो तात्पर्य है वो इस उत्तर प्रदेश वाले रीजन से, इंडो गैंजेटिक प्लेन से है। तो आज का जो यूपी बिहार वाला क्षेत्र है, इंडो गैंजेटिक प्लेन, बिकॉज इट इज वेरी फर्टाइल, इसको सभी लोग अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो ये एरिया काफी अभी फ्लक्स में है, यहां पर कभी कोई पावरफुल हो रहा है, फिर 50 साल बाद कोई दूसरा वंश आ रहा है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत के अंदर कालभ्रष्ट किंगडम, अभी ये मत पूछना कि कहां से क्या आया है, बस नाम याद कर लो। कालभ्रष्ट किंगडम जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है और पल्लव और पांड्य डायनेस्टी जो काफी एंशिएंट डायनेस्टीज हैं, ये 300 बीसी के आसपास भी थी, तो अब वो डायनेस्टी फिर से आ रही है। जो 800-900 साल पहले डायनेस्टीज थी, किसी समय काफी पावरफुल थी, लेकिन सन 300 एडी के बाद ये नीचे जाना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन अब इनका फिर से उभार होता है। तो यहां पल्लव और पांड्य डायनेस्टी भी धीरे धीरे अब पावरफुल होना स्टार्ट करती हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चोल राजा कहां गए, तो देखिए, चोल राजाओं के बारे में हम बात करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स में उनका भी जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे उनके बारे में। अभी चोल डायनेस्टी नहीं है। चोल डायनेस्टी मेनली पावरफुल होती है 850 के बाद। देवर देयर मतलब बहुत ही माइनर ब्रांच उनकी रूल कर रही थी, लेकिन पावरफुल होते हैं वो 850 के बाद। अभी हम बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 700-650 के आसपास के समय की मैं बात कर रहा हूं। तो मिडिवल इंडिया में आप देखोगे जो डायनेस्टीज जिनका नाम बार बार आएगा, कुछ तो ये वाली है, मैंने आपको बता दी, पल्लव, पांड्या, और एक चालुक्य डायनेस्टी का नाम कई बार आएगा। तो चालुक्य मेनली महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले रीजन में रूल करते थे, और चालुक्य डायनेस्टी का अप्रॉक्स टाइम पीरियड मैं आपको बता रहा हूं, इनका टाइम पीरियड है 550 टू 750, तो 550 से 750। आप इतिहास में मिडिवल इंडिया में खास करके टाइम पीरियड्स याद रखिए, एग्जैक्ट ईयर आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं स्टार मार्क करवा दूंगा, मैं बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो 550 से 750 यानी कि लगभग 200 साल का जो ये टाइम पीरियड है, इसमें यहां चालुक्य डायनेस्टी है। चालुक्य के बाद इन्हीं को रिप्लेस कर देंगे राष्ट्रकूट, और हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में राष्ट्रकूट हैं। तो 750 से लगभग 980, अगेन अगले 200 साल राष्ट्रकूट ज्यादा यहां पर पावरफुल होते हैं, एंड दे रूल फ्रॉम द सेम एरिया। और अगर हम यहां पर सिंध की बात करें तो देखिए, सिंध जिसका नाम आगे आएगा, जिक्र आगे आएगा, तो सिंध में यहां पर चाच डायनेस्टी रूल कर रही है। तो सिंध के अंदर एक डायनेस्टी रूल कर रही है जिसका नाम है चाच डायनेस्टी, अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास। और ये चाच डायनेस्टी जो है, इसी पर बाद में इस्लामिक आक्रमण होगा बाय मोहम्मद बिन कासिम अराउंड 712, वो भी हम अगले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो अभी आप देखिए कि उत्तर भारत की स्थिति क्या है। यहां पर सिंध में चाच डायनेस्टी का रूल है, दक्षिण में चालुक्य पावरफुल हैं, पल्लव हैं, पांड्य हैं, और यहां पर ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी भी है। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होना, घबराना मत। तो कुछ मेजर नाम जो आपको याद रखने हैं वो है चालुक्य डायनेस्टी और यहां सिंध में चाच डायनेस्टी। अच्छा, जो बादामी के चालुक्य हैं, बादामी इनका कैपिटल था, दिस इज द लोकेशन ऑफ बादामी टुडे, कर्नाटका में आता है, ये उत्तरी कर्नाटका वाला रीजन है। तो देखो, हर डायनेस्टी का एक कोर रीजन होता है जहां पर वो अपना उनका स्टार्टिंग होता है, फिर धीरे धीरे वो टेरिटरी अपनी बढ़ाते हैं। तो चालुक्य और राष्ट्रकूट, इनका कोर एरिया ये नॉर्दर्न कर्नाटका और महाराष्ट्र वाला रीजन था। तो यहां पर बादामी के आसपास इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, जिनमें से कुछ मंदिर आज भी आप देख सकते हैं, दे आर वेरी एक्सक्विजिट टेम्पल्स बिल्ड आउट ऑफ स्टोन। तो जैसे कि बादामी में भूतनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, केवल एक मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिर हैं। उनमें से जो सबसे बढ़िया फोटोग्राफ्स मेरे को मिल रहे हैं वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो ये भूतनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये पत्थरों से बना हुआ है। तो ये मंदिर इन्होंने बहुत बनवाए। तो चालुक्य डायनेस्टी ने सेंट्रल इंडिया में या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन, उसमें कई सारे मंदिर बनवाए थे। 8वीं सदी में इस चालुक्य डायनेस्टी को हटाकर राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना करी जाती है दांती दुर्ग के द्वारा। तो दांती दुर्ग इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। 753 में ये क्या करते हैं, चालुक्य राजा को हटाकर अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। तो राष्ट्रकूट इन्हीं के फ्यूडेटरीज थे, यानी कि इन्हीं के अधीन थे। राष्ट्रकूट जो है वो चालुक्य के अधीन थे, लेकिन जब चालुक्य राजा कमजोर हुए तो राष्ट्रकूट, जो कि इलिचपुर परिवार से आते थे, इनका नाम है, याद रख लेना, ये डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार, इलिचपुर क्लैन ऑफ राष्ट्रकूट्स। तो ये इलिचपुर एक परिवार था, इनका बड़ा क्लैन था। इन्होंने चालुक्य राजा को हटाकर अपना शासन स्थापित कर लिया। तो जगह वही है, एरिया वही है, बस अब राजा की डायनेस्टी चेंज हो चुकी है। तो राष्ट्रकूट पावर में आते हैं 750 में, और अगले 200 साल इस डेक्कन के एरिया में यही पावरफुल हैं, और इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ाया।
दे रीच्ड टिल द नॉर्दर्न गैंजेटिक प्लेन्स। तो यहां से लेकर इनफैक्ट एक बार तो रामेश्वरम तक राष्ट्रकूट राजाओं ने अपना एम्पायर स्थापित कर लिया था। लेकिन अगेन कोर एरिया महाराष्ट्र कर्नाटका, इसे याद रखिएगा। दांती दुर्ग इसके फाउंडर हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दांती दुर्ग ने राष्ट्रकूट एम्पायर की स्थापना करी कीर्तिवर्मन चालुक्य राजा को हटाकर, और राष्ट्रकूट एम्पायर का ज्यादातर समय कैपिटल रहा मान्यखेत। तो मान्यखेत या फिर मालखेड़, ये दोनों एक ही जगहों के नाम है। ये इनका कैपिटल था। आज के समय में ज्यादा बड़ा ये नहीं है। मान्यखेत जो है वो कलबुर्गी के पास में आता है, उत्तरी कर्नाटका में, और बाद में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था कई सारे अटैक्स में। तो अब ये कोई बड़ा सिटी यहां पर नहीं है। सो इट इज जस्ट लाइक हम्पी, इट इज इन रूइंस टुडे। अब उत्तर भारत की बात करें तो मैंने आपको बताया हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है। लगभग 5 सदियों तक उत्तर भारत में राइट फ्रॉम द 7th टिल द 12th सेंचुरी कोई ना कोई डायनेस्टी पावरफुल हो रही है, वो दूसरे को हरा रही है। तो ये लड़ाइयां लगभग 500 साल तक चलती रहती हैं। लेकिन इस बीच में कई सारे एम्पायर्स आते हैं, उनके बारे में हमें जानना जरूरी होगा। अच्छा, जो मेजर पावर्स हैं इन 500 सालों में जो कभी ना कभी पावरफुल हुए, दे आर कश्मीर कारकोता डायनेस्टी, गंधार, सिंध, गुजरात, कन्नौज। यहां से जैसे कन्नौज से आप देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार का रूल होगा, मालवा में गुर्जर प्रतिहार का रूल है, अजमेर से चहमांस का रूल है, बंगाल में पाल डायनेस्टी है, और इस तरह के बहुत सारे किंगडम्स यहां पर देखने को मिलेंगे। देखो, एक टाइम ऐसा आया था जब कश्मीर की डायनेस्टी इतनी पावरफुल थी कि उसने पूरे उत्तर प्रदेश तक के रीजन पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। बाद में पाल डायनेस्टी बंगाल में आती है, वो पावरफुल होती है। अल्टीमेटली 900 आते आते प्रतिहार वंश सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है और पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता है। तो प्रतिहार वंश जो है ये इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का हिस्सा था। इस मैप को ध्यान से देखिए। देखो, बाय द टाइम 750 आता है, 750 आते आते 3 बड़े एम्पायर भारत में है। गुर्जर प्रतिहार जो रूल कर रहे हैं यहां उज्जैन से, तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश उज्जैन से रूल कर रहा है। दूसरे राष्ट्रकूट हैं मान्यखेत में, और तीसरे हैं पाल डायनेस्टी जो बंगाल से रूल कर रही है। अब इन तीनों के बीच में शुरू होता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राइपार्टाइट का मतलब होता है कि 3 पार्टियों का स्ट्रगल। तो इसमें 3 पार्टी कौन है? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल। और ये तीनों स्ट्रगल किस लिए कर रहे हैं? उत्तर भारत में जो ये गैंजेटिक प्लेन्स हैं, यानी कि गंगा नदी वाला जो पूरा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश बिहार वाला, इस फर्टाइल एरिया के लिए लड़ाई हो रही है। और कन्नौज को कैप्चर करने की मेनली ये लड़ाई है, क्योंकि कन्नौज हर्षवर्धन का कैपिटल था। और अगर कन्नौज को आप कंट्रोल करते हैं तो बेसिकली आप पूरी इस गंगा वैली को या गंगा प्लेन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस स्ट्रगल फॉर कन्नौज, इसे कई बार फाइट फॉर कन्नौज भी कहा जाता है इतिहास की किताबों में। तो कन्नौज के लिए ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होता है। और ये कोई एक लड़ाई नहीं थी, 750 से 950 के बीच में लगभग 100 लड़ाइयां हुई थी, 100 बड़ी लड़ाइयां हुई थी। आपको ये सारी लड़ाइयां याद रखने की जरूरत नहीं है। मेनली आप ये याद रखिए कि इस 200 साल के स्ट्रगल में कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है। अल्टीमेटली गुर्जर प्रतिहार अपने आप को यहां पर स्थापित कर देते हैं। बाद में वो अपना कैपिटल भी उज्जैन से कन्नौज शिफ्ट कर देते हैं। सो फाइनली गुर्जर प्रतिहार वेर सक्सेसफुल। लेकिन ये प्रतिहार वंश भी बहुत ज्यादा समय तक रूल कर नहीं पाया, क्योंकि इन्हीं के जो फ्यूडेटरीज थे वो एम्पायर को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। वो जहां पर भी अपना शासन है उसको पावरफुल करके और इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से 10th सेंचुरी आते आते यहां पर नॉर्थ इंडिया के अंदर मल्टीपल राजपूत किंगडम्स की स्थापना हो जाती है, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए आपको यह याद रखना है कि इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में जीत किसकी हुई? फाइनली गुर्जर प्रतिहार वंश की, या प्रतिहार वंश, दोनों एक ही बात है। तो बेसिकली ये गुजरात वाला जो एरिया है यहां से आया करते थे, इसीलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है, ठीक है। और इनका कैपिटल था उज्जैन, बट ओरिजिनली दे वर फ्रॉम दिस रीजन, गुर्जरात रीजन ये कहा जाता था पहले। तो जो राजस्थान के दक्षिण वाला एरिया है, ठीक है, इसीलिए आज भी उस एरिया का नाम गुजरात है। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश है, और इसी में मिहिर भोज नाम के राजा आएंगे, ठीक है। तो अभी करेंगे, सबकी चर्चा करेंगे। तो याद रखिए, बंगाल से पाल, गुर्जर प्रतिहार ऑफ उज्जैन, कन्नौज, राष्ट्रकूट ऑफ मान्यखेत, तीनों के बीच में कन्नौज के लिए लड़ाई हो रही है। और लगभग 200-250 साल ये लड़ाई चलती है, और ये एज ऑफ 3 एम्पायर्स है। तो गंगा यमुना वाला जो बेल्ट है, कन्नौज रीजन है, इसको कैप्चर करना था। कारण क्या है? बहुत ही फर्टाइल एरिया है। दूसरा, व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया को बंगाल से समुद्र वाले रास्ते को कनेक्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, आज भी है। मतलब देखो ना, अब यहाँ से सेंट्रल एशिया से, नॉर्थ इंडिया से सारा ट्रेड रूट जो है ये यहाँ से जाता था, इधर भी आता था, ऐसी बात नहीं है। तो बेसिकली ये अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो नदियों के माध्यम से व्यापार आसानी से किया जा सकता है। सो ट्रेड प्लस फर्टाइल एग्रीकल्चर, ये दोनों रीजन थे, और इसीलिए बिहार तक का जो रीजन है उसके लिए लड़ाई यहां पर चल रही थी। आइए अब एक एक करके इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में जानते हैं। तो आज मेनली मैं आपसे राष्ट्रकूट डायनेस्टी की चर्चा करूंगा। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी दांती दुर्ग ने। कैपिटल स्थापित किया मान्यखेत या मलखेड़, दोनों एक ही बात है, गुलबर्गा या कलबुर्गी के निकट में है ये।
और ये मेन इनका जो कोर एरिया था वो महाराष्ट्र वाला रीजन था। तो आप महाराष्ट्र और उत्तर कर्नाटका वाला जो क्षेत्र है ये इनका कोर टेरिटरी है, और यहां से मलखेड़ अप्रोक्सीमेट ये लोकेशन है, आप मैप पर देख सकते हैं, यहां से ये रूल करते थे। तो आप देखोगे कि दक्षिण भारत के बिल्कुल बीचों बीच इनका कैपिटल है, तो काफी अच्छी पोजीशन में थे ये। उत्तर की तरफ भी इन्होंने काफी एक्सपांड किया, दक्षिण की तरफ भी इन्होंने काफी एक्सपांड किया है। तो ये अपने पड़ोसियों से बहुत लड़ाई लड़ते थे, तो इन्होंने काफी लड़ाइयां लड़के अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। ऑफ कोर्स लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू फाइट, यही दुनिया का रूल था, यही नियम था। तो इन्होंने चालुक्यज ऑफ वेंगी, तो ये यहाँ पर एक अलग चालुक्य डायनेस्टी स्थापित हो गई थी, तो मेन चालुक्य डायनेस्टी तो इन्होंने हटा दी। फिर यहाँ एक छोटी और चालुक्य डायनेस्टी हुआ करती थी इधर ईस्टर्न एरिया में, आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, यहाँ पर इनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी। पल्लव जो कांची में बेस्ड थे, कांचीपुरम उनका कैपिटल था, और पांड्य जो मदुराई में बेस्ड थे, इनके साथ लड़ाइयां। तो बेसिकली तमिलनाडु वाला एरिया, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में कंटिन्यूस इनके वॉर्स चलते हैं। इधर उत्तर में गुर्जर प्रतिहार के साथ इनकी लड़ाई चलती है। अब ये जो इनका बॉर्डर है ना, ये कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता था। कभी अगर कोई गुर्जर प्रतिहार राजा बहुत ज्यादा पावरफुल है तो वो इनको नीचे धकेल देते थे नर्मदा तक, और अगर ये पावरफुल है तो ये उनको हरा देते थे। सो मेनली नर्मदा एक बाउंड्री रहती थी, अप्रोक्सीमेटली नर्मदा नदी ही इनकी बाउंड्री रही थी, बट ये बाउंड्री काफी शिफ्ट होती थी, क्योंकि कई बार इन्होंने कन्नौज पे आक्रमण की कोशिश करी, हराया भी कई बार इन्होंने गुर्जर प्रतिहार को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 200 साल बाद गुर्जर प्रतिहार ने इनको नर्मदा नदी के नीचे तक रोक दिया था। अब राष्ट्रकूट राजाओं की इस लंबी लिस्ट में आपको क्या जानकारी याद रखनी है मैं आपको बता दूंगा। 4 इंपॉर्टेंट राजा हैं, उनका नाम ध्यान रखिए, उससे ज्यादा एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है। तो राष्ट्रकूट एम्पायर का टाइम पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है, 753 यानी कि 8वीं सदी, तो 8 to 10th सेंचुरी के बीच में राष्ट्रकूट एम्पायर था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दांती दुर्ग फाउंडर है, तो दांती दुर्ग का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। फिर गोविंद द थर्ड इंपॉर्टेंट है। अमोघ वर्ष सबसे पावरफुल रूलर, सबसे ज्यादा लंबे समय तक इन्होंने राज किया। इनफैक्ट इतिहास में सबसे लंबे शासन कालों में से इनका एक आता है। इनका रूल जो है वो ऑलमोस्ट 65 साल चला था, 64 ईयर्स टू बी प्रिसाइज। तो ये काफी लंबा समय काल था। अमोघ वर्ष ने काफी एम्पायर को एक्सटेंड भी किया, तो अमोघ वर्ष सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है। उसके बाद इंद्र द थर्ड और कृष्ण द थर्ड, बस ठीक है। इन 4 राजाओं का, 5 राजाओं का नाम ध्यान रखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब आइए एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो यूपीएससी सबसे ज्यादा सवाल आजकल पूछता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो राष्ट्रकूट एम्पायर में प्रशासनिक व्यवस्था काफी अच्छी थी। पूरे राज्य को इन्होंने अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया था, जिसे ये कहते थे राष्ट्र। तो ऐसे ही एक राष्ट्र के अध्यक्ष हुआ करते थे दांती दुर्ग, और बाद में इन्होंने चालुक्य डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया। तो राष्ट्र यानी कि प्रोविंस, तो जैसे आज के समय में भारत में अलग अलग राज्य हैं, वैसे ही राष्ट्रकूट के राज्यों को कहा जाता है राष्ट्र। ओके, कंफ्यूज मत होना टर्मिनोलॉजी में, राष्ट्र का मतलब कंट्री नहीं है यहाँ। तो ये प्रोविंस है। फिर राष्ट्र के नीचे अगली यूनिट है विषय, तो विषय डिस्ट्रिक्ट के बराबर हो गया। और फिर है भुक्ति, तो भुक्ति लगभग 20-25 गांवों का एक ग्रुप है। तो आप कह सकते हैं कि आज के समय जैसे तहसील होती है, तो वो वाला लेवल हो गया भुक्ति का। फिर विषय डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ राष्ट्र। तीनों स्तर पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पोस्ट किए जाते हैं। तो राष्ट्र को संभालते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति एक तरह से गवर्नर के बराबर का पद हो गया। और ये सेम काम आगे मैं बताऊंगा, पाल डायनेस्टी में जो ये पद होता था राष्ट्रपति वाला, दैट वाज डन बाय उपारिक। तो वहां पर टाइटल होता था उपारिक, दोनों प्रतिहार और पाल वंश में, और यहां पर होता था राष्ट्रपति। तो इनका काम क्या है, लैंड रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। विषय को हैंडल करते थे विषयपति। तो विषयपति उस समय के आईएएस ऑफिसर्स के बराबर वाला पद हो गया। तो आज आप जो बनने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, उस समय वो बराबर पोजीशन थी विषयपति की। तो इस तरह से कुछ कनेक्शन बना लेना कि मुझे विषयपति बनना है राष्ट्रकूट एम्पायर में। तो ये विषयपति हो गया। और फिर भुक्ति जो है वो गांव है, और गांव के स्तर पर भी अलग अलग ऑफिसर्स थे, जैसे कि विलेज लेवल पर गवुंड नाम था। तो रेवेन्यू ऑफिसर जिनका काम है टैक्स कलेक्ट करना, तो उन्हें देश ग्रामुक्त या फिर गवुंड कहा जाता था। तो ये 2 नाम होते थे। धीरे धीरे ये पद हेरिडिटरी हो गया, यानी कि जो बेटा है वही गवुंड बनेगा। तो ये पद हेरिडिटरी होता जाता है। ये एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के अंदर काफी बड़ा चेंज आता है। एंशिएंट में ज्यादातर जो ये पद होते थे ये हेरिडिटरी नहीं थे। राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं बनता था। लेकिन धीरे धीरे मिडिवल हिस्ट्री में आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा चेंज आता है भारत में, कि अब ऑफिसर्स के बच्चे ही ऑफिसर्स बन रहे हैं। तो इसीलिए वो पूरा फ्यूडल सिस्टम आगे धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखिए कुछ काम जो है वो देशमुख और देश पांडे से मिलते जुलते हैं। आप मराठा टाइम पीरियड में देखेंगे कि ये सेम काम देशमुख और देश पांडे से करते हैं। इनफैक्ट दीज आर कॉमन सरनेम्स इवन इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टुडे। अब एंशिएंट इंडिया के मुकाबले मिडिवल इंडिया में आप ये देखेंगे कि इन ऑफिसेस में जो ऑफिसर्स हैं उनका कद बढ़ रहा है, उनका पावर बढ़ रहा है, और ग्राम समितियों का पावर कम हो रहा है। तो ये भी एक ड्रास्टिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल रूलर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले एम्पायर बहुत ही मजबूत हुआ करते थे, केंद्रीय शक्ति काफी मजबूत थी, लेकिन मिडिवल इंडिया में केंद्रीय पावर, सेंट्रल पावर इतना
शक्तिशाली नहीं है कि वो बिल्कुल लोकल लेवल तक अपनी सरकार अपने अनुसार चलाए। तो इसीलिए इन ऑफिसेस पर निर्भरता बढ़ती जाती है और धीरे धीरे ये फ्यूडलिज्म का रूप ले लेता है। अच्छा, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम था लोकल स्कूल, लोकल मंदिर, लोकल पानी के टैंक, रोड्स इनको बनाना या इनका रखरखाव करना। लॉ एंड ऑर्डर का काम कोस्तपाल या कोतवाल के द्वारा किया जाता था। पहले नाम कोस्तपाल था, बाद में धीरे धीरे मिडिवल इंडिया में ये कोतवाल बन गया। ठीक है, तो एक गांव या एक छोटे टाउन में जो लॉ एंड ऑर्डर व्यक्ति संभालेगा दैट इज द कोतवाल। मॉडर्न इंडिया आते आते ये वाला जो पद है कोतवाल, ये क्या हो गया, पुलिस ऑफिसर। तो जैसे आज के समय में थाना अधिकारी होते हैं, एसएचओ होते हैं, तो वो एक तरह से समकक्ष पद आप कह सकते हो। एग्जैक्टली लिख मत आना एग्जाम के अंदर कहीं पर कि ये कोतवाल जो है पुलिस ऑफिसर हैं। पुलिस जो है एक मॉडर्न इंडिया का फीचर है, यहां पर काम सेम है लेकिन उसको कोतवाल कहा जा रहा है। फिर आइए गोविंद द थर्ड पर। टाइम पीरियड एग्जैक्टली याद रखना जरूरी नहीं है, अगर इतना भी याद रख लो कि 8वीं सदी का अंत और 9वीं सदी की शुरुआत तो भी आपका काम हो जाएगा। गोविंद द थर्ड ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और जीती। इन्होंने कन्नौज के राजा नागभट्ट को हराया था। तो उस समय कन्नौज किसके कब्जे में था, प्रतिहार राजा नागभट्ट के कंट्रोल में। नागभट्ट वाज हिमसेल्फ अ वेरी पावरफुल रूलर, लेकिन इन्होंने कन्नौज जाकर नागभट्ट को हराया। मालवा अपने अधीन ले लिया, मालवा यानी कि जो प्रतिहार की कोर टेरिटरी थी उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। और उसके बाद दक्षिण में लड़ाइयां लड़ने चले गए, पल्लव्स को हराया, पांड्य को हराया, जो चोल डायनेस्टी धीरे धीरे अभी शुरू होनी स्टार्ट ही हुई थी उसे भी हरा दिया, गंगा डायनेस्टी कर्नाटका की उसे हराया, श्रीलंका चले गए, श्रीलंका जाके श्रीलंका के राजा को बंदी बनाकर मान्य खेत ले आए, हाथ में बेड़ियां पहनाकर। इतने ज्यादा पावरफुल थे गोविंद द थर्ड। तो ये वाला मैप आप जो देख रहे हैं ना, ये गोविंद द थर्ड के समय का मैप है। आप देख रहे हो यहाँ पे मालवा वाला रीजन भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। सो दिस इज द राष्ट्रकूट एम्पायर एट इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट। गोविंद द थर्ड के बेटे थे अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष को इस वंश का सबसे पावरफुल और सबसे बेहतरीन शासक माना जाता है। कारण क्या कि देखो, ये केवल लड़ाई नहीं लड़ते थे, लड़ाई तो इनके पापा बहुत लड़के चले गए, अब इन्होंने लिटरेचर में ध्यान देना शुरू किया। सो अमोघ वर्ष एक ऐसे राजा थे जो खुद बहुत पढ़े लिखे थे और इन्होंने कन्नड़ा लिटरेचर की सबसे पहली किताब में से एक कवि राजमार्ग को लिखा था। तो ये नाम लिख लेना, स्लाइड में लिखा हुआ नहीं है, कवि राजमार्ग। तो ये कन्नड़ा लिटरेचर की सबसे पुरानी किताब मानी जाती है, कवि राजमार्ग। अमोघ वर्ष ने खुद कई किताबें लिखी, उनमें सबसे फेमस ये है, ये एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसे लिख कर रखिए। सो कवि राजमार्ग इज अ कन्नड़ा बुक, इट इज नॉट अ संस्कृत बुक। तो ये संस्कृत भी लिखते थे लेकिन कन्नड़ा भी लिखते थे, और इस समय काल में कन्नड़ा का डेवलपमेंट काफी ज्यादा होता है। तो ये पोएटिक्स और ग्रामर की किताब है, ग्रामर भी है और कविता भी है, दोनों चीजें इस किताब में लिखी गई हैं। लेकिन अब अमोघ वर्ष के समय प्रॉब्लम क्या आती है, अमोघ वर्ष थोड़ा धर्म पे, लिटरेचर पे ज्यादा फोकस रखते थे। इनके दरबार में बहुत सारे जैन स्कॉलर, हिंदू स्कॉलर ये आकर बैठते थे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनका शायद एडमिनिस्ट्रेशन पर इतना पकड़ नहीं रही होगी। अल्टीमेटली जब ये बूढ़े होते हैं, इनका शासन भी बहुत लंबा था, वैसे 64 साल का शासन था। तो जब ये धीरे धीरे बूढ़े होते हैं उस समय एम्पायर में बगावत हो जाती है, कई जगह बगावतें शुरू होती है। एक्चुअली एम्पायर बड़ा भी बहुत कर लिया था ना इनके पिताजी ने। तो अब अमोघ वर्ष का जब एंड आता है, समय उनके शासनकाल का अंत आता है, उस समय कई सारे रेबेलियंस होते हैं और इन रेबेलियंस के कारण राष्ट्रकूट जो हैं थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं इनके जाने के बाद। लेकिन अमोघ वर्ष के समय काफी पावरफुल थे, इन्होंने इनफैक्ट कई मंदिर भी बनाए। तो जैसे पट्टड़कल में जो आपको टेम्पल्स देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय बने हुए हैं। उनमें से ये जो जैन नारायण टेम्पल आप देखते हैं ये बनाया था अमोघ वर्ष ने। आप देख रहे हो इन टेम्पल्स की स्टाइल ही थोड़ी सी अलग है। तो हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह से टेम्पल आर्किटेक्चर धीरे धीरे इवॉल्व होता है। अमोघ वर्ष के बाद अगले इंपॉर्टेंट रूलर हैं इंद्र द थर्ड। तो अमोघ वर्ष के बाद थोड़ा सा एम्पायर डाउन जाने लगा था, लेकिन इंद्र द थर्ड ने वापस मामला ठीक ठाक संभाल लिया और उसके बाद कृष्ण द थर्ड आखिरी पावरफुल रूलर देखे जा सकते हैं। इंद्र तृतीय अमोघ वर्ष के ग्रैंडसन थे, उनके पोते थे। अमोघ वर्ष के बाद जो एम्पायर थोड़ा सा कमजोर हुआ था उसको इन्होंने फिर से मजबूत बनाया। कैसे? लड़ाइयां लड़कर। तो इनकी सबसे बड़ी जीत थी उत्तर में प्रतिहार वंश के राजा महिपाल को हराकर। जी हाँ, महिपाल राजा प्रतिहार में भी आएंगे और 2 महिपाल पाल डायनेस्टी में भी आएंगे। ठीक है, तो मेरा वही नाम है, हिस्ट्री से ही इंस्पायर्ड अपना नाम है। तो चलिए, तो प्रतिहार राजा महिपाल को हराया था अमोघ वर्ष के पोते इंद्र द थर्ड ने। आपको बस इतना याद रखना है कि राष्ट्रकूट ने डिफीट किया प्रतिहार को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंद्र द थर्ड। डायरेक्टली इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, और जिस राजा को हराया था उनका नाम था महिपाल। और इस समय पावर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि देखो, मान्य खेत से आर्मी लेकर कन्नौज तक पहुंच गए। ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर की ये यात्रा है। तो कन्नौज जाकर हराया था इन्होंने प्रतिहार डायनेस्टी को। उस समय प्रतिहार डायनेस्टी यहां कन्नौज से रूल कर रही थी, तो कन्नौज में जाकर इन्होंने ये आर्मी को हराया था। उसके बाद आखिरी राजा इस डायनेस्टी के जो आपको याद रखने हैं दैट इज कृष्ण द थर्ड। इन्होंने मालवा के परमार राजाओं को हराया। अब ये परमार कहां से आ गए? तो देखिए, प्रतिहार वंश में ही जब वो ब्रेक डाउन आना स्टार्ट हो गया था, उसी में से एक परमार डायनेस्टी थी। उसके अलावा इन्होंने चालुक्यस को भी फिर से हरा दिया, और अब जो चोल डायनेस्टी पावरफुल हो चली थी थोड़ी सी, उसके खिलाफ भी इन्होंने एक अटैक लॉन्च किया और कैंपेन चलाया और तंजौर के चोल राजाओं को इन्होंने हरा दिया था।
949 में कृष्ण द थर्ड जो है उन्होंने परांतक द फर्स्ट को हराया। तो परांतक का नाम चोल वंश के दौरान फिर से आएगा। परांतक को हराकर इन्होंने चोल वंश के उत्तरी पार्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चोल वंश इतना पावरफुल अभी नहीं हुआ है। चोल डायनेस्टी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो अभी इतनी पावरफुल नहीं है। चोल डायनेस्टी का असली पावर वाला टाइम स्टार्ट होता है 990 के बाद में। ठीक है, तो 1000 के आसपास चोल डायनेस्टी पावरफुल होगी। क्यों और किसके कारण, अगले लेक्चर्स में आपको जानने को मिलेगा। अब ये जो कृष्णा द थर्ड है ये रामेश्वरम तक पहुंच गए थे। रामेश्वरम कहां आता है, तो ये रहा यहां पर रामेश्वरम। तो यहां मान्यखेत से लगभग कितना 1300 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा, ये 1300-1400 किलोमीटर। इतनी दूर तक चोल डायनेस्टी वाले एरिया में जाकर इन्होंने रामेश्वरम में एक पिलर स्थापित किया था। रामेश्वरम तक पहुंच गए थे, पिलर ऑफ विक्ट्री स्थापित किया, एक मंदिर बनवाया यहां पर। तो कृष्णा द थर्ड ने वापस एंपायर को काफी पावरफुल कर लिया था। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि इन्होंने हर तरफ लड़ाइयां लड़ी, उत्तर में, दक्षिण में, सभी लोगों से पंगा ले लिया था। तो इनकी डेथ के तुरंत बाद, कृष्णा द थर्ड की मृत्यु के बाद, सब तरफ के इनके दुश्मन इकट्ठा होकर इन पर एक साथ हमला कर देते हैं और राष्ट्रकूट एंपायर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इनका कैपिटल मलखेड़ या मान्यखेत पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, पूरे कैपिटल को जलाकर रख दिया। इट इज इन रूइंस टुडे, कुछ नहीं है वहां पर, एक छोटा मोटा गांव बचा है अब, और राष्ट्रकूट एंपायर पूरी तरह से खत्म। तो राष्ट्रकूट एंपायर की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इन्होंने भारत के आर्ट एंड कल्चर में बहुत बड़े योगदान दिए। आपने अजंता एलोरा की गुफाओं का नाम सुना होगा। तो जो एलोरा में केव्स है ना, उनमें से कई सारी केव्स राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाई। देखो, अजंता एलोरा में सारी गुफाएं कभी एक राजा या एक डायनेस्टी ने नहीं बनवाई है, बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, वकाटक हैं, राष्ट्रकूट हैं। तो मेजर एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें भी आप देखेंगे कि हिंदू, बुद्धिस्ट और कुछ जैन केव्स राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाई है। सबसे फेमस जो आपको ध्यान रखना है नाम, वो है कृष्णा द फर्स्ट का। तो कृष्णा द फर्स्ट राष्ट्रकूट रूलर, ये वो थे जिन्होंने वर्ल्ड फेमस कैलाश टेम्पल को बनवाया। तो एलोरा में जो सबसे बड़ा मंदिर है, इट इज अ रॉक कट टेम्पल। इस पहाड़ को काट कर नीचे जाकर ये पूरा मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने वाले थे कृष्णा द फर्स्ट ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ये इतना जबरदस्त आर्किटेक्चर है, ये देखिए, बनाया, कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है, ये पत्थरों को निकाल कर बनाया गया। इट्स अ रॉक कट टेम्पल, यानी कि पत्थर को काट कर, धीरे 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 काट कर उन्होंने ये बनाया है। एंड जस्ट इमेजिन, आज से 1300 साल पहले, 1200 साल पहले, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं थे पत्थरों को काटने के लिए, तो हाथ के औजारों से बैठकर कितने साल लगे होंगे, कितने दशक लगे होंगे इस पूरे पहाड़ को काटकर इस मंदिर को बनाने में। और क्या शानदार मंदिर बनाया है। आप देखिए, इंस्क्रिप्शंस हैं यहाँ पर बहुत सारी फाइन कारीगरी है। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है एलोरा में। तो नीचे से आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये मंदिर है, ये बनाया गया है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टेड नहीं है, ये एक्सकेवेटेड है आउट ऑफ अ माउंटेन। तो ये इसकी खास बात है, और ये राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा द फर्स्ट ने बनाया है। राष्ट्रकूट एम्पायर के समय में भारत में कुछ अरब ट्रेडर्स, मुस्लिम ट्रेडर्स आकर सेटल होना स्टार्ट हो गए थे। और इसके भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं हिस्ट्री में कि कुछ मुस्लिम गांवों में मुस्लिम विलेज हेड होते थे। तो ये एक तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट का पहला एग्जांपल आप देख सकते हो भारत में। तो विलेज हेडमैन जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं, मुस्लिम गांव हैं, वहां पर केवल मुस्लिम ही होगा। और कई बड़े मस्जिद भी कोस्टल महाराष्ट्र या कर्नाटका वाला एरिया में आपको देखने को उस समय मिल जाते। इसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रकूट एम्पायर के समय में अरब ट्रेडर, देखो अरब के साथ ट्रेड तो हमारा बहुत पुराना था, ठीक है। तो अब अरब में क्या था, वहां पर इस्लाम आ चुका था, तो नाउ अरब ट्रेडर्स वे मुस्लिम। तो अब यहां पर मुस्लिम्स भी आकर ट्रेडिंग टाउन्स में बसना स्टार्ट हो गए थे। तो यहां पर टॉलरेंट पॉलिसी थी काफी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अमोघ वर्ष के समय में भी जैन स्कॉलर्स को, जैन आर्किटेक्चर को काफी बढ़ावा दिया गया। तो जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म तीनों को राष्ट्रकूट एम्पायर ने प्रोत्साहन दिया था। अच्छा, एक अपभ्रंश पोएट हैं स्वयंभू और उनका बेटा, ये राष्ट्रकूट दरबार में थे। तो स्वयंभू कवि का नाम पूछा जा सकता है, किस वंश के समय में ये थे। फिर एक फेमस राइटर है मेधतिथि। मेधतिथि ने धर्मशास्त्र लिखे हैं, कानून पर किताबें लिखी है। ही वॉज ऑल्सो देयर ड्यूरिंग द राष्ट्रकूट एम्पायर। और इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि अगर कोई चोर आ जाए तो उसके सामने आपको, अगर उसको मारना भी पड़ जाए या उसके खिलाफ हथियार उठाना पड़ जाए तो दैट इज ओके। और अगर राजा अनजस्ट है, राजा सही नहीं है, तो उसके खिलाफ भी आप बगावत या आवाज उठा सकते हैं। फिर देखिए, राष्ट्रकूट समय में डांसिंग गर्ल्स का भी ट्रेडिशन था, म्यूजिशियंस का ट्रेडिशन था दरबार में। तो ये म्यूजिशियंस को काफी प्रोत्साहन देते थे। और महिलाएं चेहरे पर कोई भी कवर या वेल नहीं रखती थी। वेल का मतलब है घूंघट। तो इसके बारे में साफ पता चलता है कि एंशंट और शुरुआती मिडिवल टाइम पीरियड में कोई घूंघट नहीं था, एटलीस्ट राष्ट्रकूट एम्पायर वाले समय में नहीं था। तो ये थी राष्ट्रकूट एम्पायर की कहानी या राष्ट्रकूट डायनेस्टी की कहानी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे प्रतिहार और पाल वंश के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इस लेक्चर का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। याद रखिए, केवल 3 जनवरी तक ये वाला स्पेशल ऑफर है, इसका
उपयोग जरूर कीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देश के बेस्ट टीचर्स लाइव पढ़ाते हैं। प्लस या आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे 3 तारीख तक आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको मिलेगा 22% डिस्काउंट। कॉम्बो में ऑप्शनल भी शामिल है। मेरा अभी प्लस कोर्स चल रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आप एक प्लस सब्सक्राइबर हैं। कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए, हमारे बैचेस बनते हैं हर वेडनेसडे को। यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस। फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए। अगर कहीं अनलॉक कोड मांगा जाए यू कैन यूज माय नेम एज द कोड। हमारे सभी कोर्सेज EMI ऑप्शन पर भी अवेलेबल हैं। ये कुछ टॉपर्स हैं अनअकैडमी के प्रीवियस कोर्सेज के। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।